चलिए, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? When one nation currency is converted into another nation currency is called foreign exchange rate. जब एक नेशन की करेंसी को अदर नेशन की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, that conversion is called foreign exchange. And what rate at what prices it will be exchanged into the another currency, it is called foreign exchange rate. जिस प्राइस पे कन्वर्ट किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे. लाइकवाइज जैसे $1 अभी 84 रुपये में एक्सचेंज हो रहा है, दैट 84 इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. जिस प्राइस पे कन्वर्ट होगा दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट. और वैसे कन्वर्जन को नॉर्मली व्हेन वन नेशन करेंसी कन्वर्टेड इनटू अनदर नेशन करेंसी नॉर्मली कन्वर्ट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं. लेकिन जब प्राइस की बात आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे. अब हमारी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के लिए हम सिर्फ दो कंसेप्ट का यूज करते थे. कभी ना कभी कंसेप्ट ये रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, एक फिक्स्ड और दूसरा फ्लेक्सिबल. ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी ऑथराइज्ड एजेंसी बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज कर रखा होगा जैसे आरबीआई. अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हमारे पास दो तरह की आगे डिवाइड की जाती है. एक हमारे पास होती है कौन सी? हमारे पास होती है गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. फिक्स के अंदर दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा होता है ब्रिटेन गोल्ड. ठीक है, व्हाट इज गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम? जब गोल्ड के अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स किया जाता है. जैसे लेट्स सपोज कि 1 ग्राम गोल्ड यूएस डॉलर में कितने का है, 1 ग्राम गोल्ड इंडियन रुपी में कितने का है, तो रुपीस बाय में यूएस डॉलर कर देंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारे पास रेट हो जाएगी. कौन सी? एक्सचेंज रेट. कौन सी? अंडर दी गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. ऐसे ही जब हम ब्रिटेन गुड्स की बात करते हैं तो ब्रिटेन गुड्स के अंदर 1 ग्राम गोल्ड की जगह पे दो नेशन मिलकर किसी भी एक नेशन को अपना आइडियल नेशन मान लेंगे. जैसे मोस्ट ऑफ नेशन यूएस डॉलर को अपना आइडियल नेशन मानते हैं, तो $1 इंडियन रुपी में कितने रुपए का है, ऐसे ही $1 लाइकवाइज यूरो में कितने का है, और ऐसे ही रुपीस बाय में यूरो कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्सचेंज रेट आ जाएगी. कौन सी? ब्रिटेन गुड्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्रिटेन गुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. इस ब्रिटेन गुड्स का एक्सचेंज रेट सिस्टम का दूसरा नाम एडजस्टेबल पेग सिस्टम. क्या है? एडजस्टेबल पेग सिस्टम. ये सिस्टम जो था 1870 से पहले बंद कर दिया गया था गोल्ड वाला. इसका रीजन बंद करने का क्या था कि जिस नेशन के अंदर ऑलरेडी गोल्ड ज्यादा है, जिस नेशन के अंदर ऑलरेडी गोल्ड ज्यादा है, ज्यादा गोल्ड होने की वजह से वहां पे जो प्राइसेस होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे. हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है डिमांड ज्यादा, डिमांड कहीं पे अगर सप्लाई ज्यादा है तो वहां पे प्राइसेस क्या होंगे? कम होंगे. तो इस जिस नेशन के अंदर गोल्ड की सप्लाई ज्यादा है, गोल्ड ऑलरेडी ज्यादा है, वहां पे उसके प्राइस कम है, लेकिन जहां पे स्कार्सिटी है वहां पे प्राइस क्या होंगे? हाई होंगे. तो अगर नेशन जिस नेशन के पास गोल्ड ज्यादा है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लॉस मिलता है. ठीक है, इस कारण से इस गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया. लॉस किसको होता है? जिस नेशन के अंदर गोल्ड ज्यादा है, और जबकि प्रॉफिट किसको होता है? जिस नेशन के अंदर गोल्ड कम है. क्योंकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? अपोजिट. मेरे पास गोल्ड ज्यादा है तो मेरी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, पर वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है. ठीक है, तो ये नेगेटिव था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया. बाद में इसकी जगह ब्रिटेन गुड्स के अंदर, ब्रिटेन गुड्स एक प्लेस है जहाँ पे मीटिंग हुई थी. ब्रिटेन गुड्स और कुछ नहीं है, ब्रिटेन गुड्स एक जगह है जहाँ पे मीटिंग की गई थी. उस मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन लिए गए थे तो उसके अंदर डिसीजन लिया कि हम क्या मानेंगे? दो नेशन मिलकर अपना आइडियल नेशन मानो और उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या करो? करेंसी को, एक रेट को डिसाइड करो. ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आप एक्सचेंज रेट को फिक्स करो. लेकिन बाद में इस सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी कमियां थी. कमियां क्या थी? कभी प्राइस अप, कभी डाउन, कभी डाउन. अदर में दूसरे नेशन की करेंसी का भी कम ज्यादा होता रहता है, तो इसको भी अबॉलिश कर दिया गया और उसकी जगह एक नया सिस्टम हमारी कंट्री लेके आई जिसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. व्हाट इज फ्लोटिंग? फ्लोट करती है, यानी ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम जो डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जब किसी नेशन में एक नेशन अदर नेशन की करेंसी की डिमांड, जैसे इंडिया में यूएस डॉलर की डिमांड और इंडिया में यूएस डॉलर की सप्लाई, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ. एक नेशन में अदर नेशन की करेंसी की डिमांड और उसकी सप्लाई, उसी अदर नेशन की करेंसी की सप्लाई कितनी है, जब दोनों आपस में मैच कर जाते हैं वहां पे क्या हो जाता है? एक्सचेंज इक्विलिब्रियम आ जाता है, वहां पे एक्सचेंज रेट फाइनलाइज कर दिया जाता है.
ठीक है, जैसे इंडिया में यूएस डॉलर की डिमांड कितनी है, इंडिया में यूएस डॉलर की सप्लाई कितनी है, जब दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे वहां पे क्या हो जाएगी, एक्सचेंज रेट फाइनलाइज कर दी जाएगी। एनी डाउट इन दिस रिगार्ड, एनीवन हैव प्लीज? ठीक है, डिमांड नेगेटिव स्लोप होता है, सप्लाई पॉजिटिव स्लोप होता है, और जहां पे वो मैच कर जाएंगे वहां पे एक्सचेंज रेट फाइनलाइज कर दी जाएगी अंडर दी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम और वी से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। और कभी भी अगर आपके पास, हमें एक सिंपल चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है कि जब हमारे पास डिमांड और सप्लाई है और कभी भी डिमांड राइज करेगी तो एक्सचेंज रेट राइज करेगी पहले से, ठीक है, और कभी भी डिमांड कम होगी तो एक्सचेंज रेट भी कम होगी। ऐसे अगर कभी सप्लाई राइज करेगी तो एक्सचेंज रेट कम होती है, सप्लाई के साथ कैसा नेगेटिव होता है। सप्लाई राइज होगी तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो प्राइस क्या हो जाएंगे, कम, और अगर कभी सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, सप्लाई कम हो रही है, स्कार्सिटी हो रही है तो प्राइस बढ़ जाएंगे, एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो भी डिमांड और जो भी सप्लाई है उसको इक्विलिब्रियम डिमांड और इक्विलिब्रियम सप्लाई कंसीडर करते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम डिमांड एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम सप्लाई, तो सप्लाई एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम when it is just equal to the demand, ठीक, that is called equilibrium supply as well as equilibrium demand, equilibrium quantity, डिमांड को क्वांटिटी से कंसीडर कर देते हैं। ठीक, अभी क्या इस दो सिस्टम के अलावा भी कोई और सिस्टम है एक्सचेंज रेट का? इन दो सिस्टम के अलावा भी कोई एक्सचेंज रेट सिस्टम का कोई सिस्टम हमारे पास है? तो हाँ, तीसरा कौन सा है जिसको हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। ये मैनेज फ्लोटिंग क्या है? जहां पे इन दोनों का मिक्सचर किया जाता है, जहां पे इन दोनों को मिक्सचर में यूज किया जाता है, फिक्स भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब नाम से पता लग रहा है मैनेज, और दूसरा वर्ड क्या है? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी रेट कौन डिसाइड करेगा? रेट कौन, एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा? डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को पॉलिटिकली क्या बोलते हैं? मार्केट फोर्सेस। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस क्या करेगी? एक्सचेंज रेट को फाइनलाइज करेंगी, लेकिन आरबीआई, यहां पे गवर्नमेंट की एजेंसी आरबीआई क्या करेगी? इंटरवेन करेगी। क्या करेगी? इंटरवेन करेगी। इंटरवेन करके क्या करेगी? हाई और लो लिमिट को फिक्स कर देगी। हाई और लो लिमिट को फिक्स कर देगी। आरबीआई क्या कहेगा? आरबीआई कहेगा अगर प्राइस हाई हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई क्या करो? एक्सचेंज रेट को फिक्स करो, लेकिन अगर इस लिमिट, एक लिमिट है अपर और लोअर लिमिट, इस लिमिट से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर एक लिमिट्स के अंदर एक लिमिट के अंदर डिमांड और सप्लाई का फ्लोटेशन होगा, एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन होगी उस लिमिट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, होती रहेगी। लेकिन जब भी उस लिमिट से बाहर जाने लगेगी बात, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तब आरबीआई इन्फ्लुएंस करेगी, आरबीआई एक्सचेंज रेट को मैनेज करेगी उस टाइम पे। गेटिंग पॉइंट? जब तक कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उस लिमिट के अंदर काम चल रहा है तो चलता रहेगा, नहीं चल रहा है, लिमिट से बाहर चला गया है, ऊपर या नीचे, उस टाइम पे क्या होगा? आरबीआई इंटरवेन करेगी डिमांड एंड सप्लाई को फिक्स करने के लिए। दैट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज की गई ऐसी फ्लोटिंग जिसको मैनेज किया जाता है, मींस हाई और लो लिमिट को फिक्स किया जाता है। ठीक, इसके अलावा मैनेज फ्लोटिंग क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग। वैसे डर्टी फ्लोटिंग एक डिफरेंट होता है। डर्टी फ्लोटिंग के अंदर किसी तरह के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, और मैनेज फ्लोटिंग के अंदर रूल्स को फॉलो किया जाता है डिमांड और सप्लाई को, यानी एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए, डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने के लिए। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रांत के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, आपको ईमान में करना है, ये मैनेज फ्लोटिंग का अनदर नेम ही है डर्टी फ्लोटिंग। ठीक, तो और इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज कहाँ पे डील की जाती है, कहाँ पे डील की जाती है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहे हैं। तो दो तरह की मार्केट होती है, एक मार्केट होती है स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट, और दूसरी होती है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट यानी जहां पे ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट, यानी करंट टाइम पे ही, जिस टाइम पे आप एक्सचेंज, आज आपको चाहिए, आज आप गए और एक्सचेंज करवा लिया, करंट टाइम पे ही ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं।
ठीक है। स्पॉट मार्केट के अंदर ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शन को डील किया जाता है, यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए इसको ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। और जबकि फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्या होता है, ओनली स्पॉट नहीं होती ट्रांजैक्शन, फ्यूचर के लिए होती है। किसके लिए होती है, फ्यूचर के लिए डील किया जाता है। तो इसके अंदर दो बातें आती हैं, एक होती है क्रेडिट की, ठीक है, एक फंक्शन आ जाता है क्रेडिट फंक्शन, ठीक है, और एक फॉरवर्ड में आ जाता है हेज, ठीक है। क्रेडिट फंक्शन ऑब्वियसली क्रेडिट का मतलब लोन होता है, उधार होता है, ठीक है, एक टाइम के लिए लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, उस बदले में विद इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो कौन सा होता है हमारे पास, हेजिंग होता है। हेजिंग का मतलब क्या होता है, पहले ही अमाउंट को क्या कर लेना, हेज कर लेना, फिक्स कर लेना। मैं इस मार्केट में मैं फॉरवर्ड मार्केट फंक्शन के साथ डील करूंगा फॉरवर्ड मार्केट में, और मैं बोलूंगा कि आज मेरे को ना 6 महीने के बाद मेरे को क्या चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, आज ही मेरे साथ क्या कर लो, प्राइस की डील कर लो। फ्यूचर में प्राइस कम होता है या ज्यादा होता है, हम आज वाले रेट पे ही क्या करेंगे, डील करेंगे, आज वाले रेट पे ही डील करेंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है विद दिस मार्केट है, तो उसको बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। आज ही फिक्स कर लिया गया, हेज कर लिया गया, ठीक है। कब, फ्यूचर के लिए, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में डील, फ्यूचर में मतलब फाइनलाइज जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो फ्यूचर में डन होंगी, लेकिन आज प्राइस को डन कर लिया गया एक नॉमिनल अमाउंट पे करके, ठीक है। तो इससे एक और होता है स्पेकुलेटिव जो फंक्शन होता है वो भी जनरेट होता है। यानी कई बार ऐसा होता है फ्यूचर में प्राइस मान लो इंक्रीज हो गई, तो मैं क्या करूंगा, मैंने हाफ अमाउंट दे रखी है, बाकी की अमाउंट देने से पहले किसी और को सेल कर दूंगा, वो अमाउंट पे कर देगा, बीच का प्रॉफिट में अर्न कर लूंगा। तो बहुत सारे लोग इस प्रॉफिट के बेनिफिट के लिए भी इस मार्केट में एंटर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव फंक्शन। तो फॉरवर्ड मार्केट में कभी स्पेकुलेशन नहीं होती है, कौन सी मार्केट में होती है, सॉरी स्पॉट मार्केट में कभी नहीं होती है, कौन सी मार्केट में होती है, फॉरवर्ड मार्केट में स्पेकुलेशंस होती है। अब हमने बाकी एक बार डिस्कशन कर लिया, हमारे पास टॉपिक रह गया क्या, करेंसी की वैल्यू का इंक्रीज और डिक्रीज, करेंसी की वैल्यू का इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सचेंज रेट के साथ उसका क्या रिलेशन होता है। देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट में दो सिस्टम चलते थे करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। एक सिस्टम होता था डीवैल्यूएशन, एक होता है रीवैल्यूएशन, ठीक है। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, करेंसी की वैल्यू का डिक्रीज होना, करेंसी की वैल्यू का डिक्रीज होना, इसको डीवैल्यूएशन। और जब करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन, ठीक है। दैट मीन एक बात आप सही से समझ गए क्या, कि डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन किसके कंसेप्ट है, फिक्स एक्सचेंज रेट के पार्ट है, किसके पार्ट है, फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर। जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर फिक्स एक्सचेंज को किसने डिसाइड किया था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, किसने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट जब क्या करती है, करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करती है तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन, और जब गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है इसको क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन। तो गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू को कम क्यों करेगी, गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू को कम क्यों करेगी, जब गवर्नमेंट को क्या करना है, फॉरेन से लोन लेना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, फॉरेन से लोन लेना है, या गवर्नमेंट को क्या करना है, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करवाना है इंडिया के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट को इंक्रीज करवाना है, किसको, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, या एफआईआई को, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करवाना है। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के अंदर फॉरेनर्स आए और अपनी एमएनसीज को ओपन करें, उसमें क्या करेगी, डीवैल्यूएशन करेगी। जैसे फॉरेन से लोन लिया या फॉरेन से मनी आई, इंडिया में क्या हो जाएगी, इंडिया में एक्सचेंज रेट हाई हो गई, एक्सचेंज रेट करेंसी की, एक बात पहले समझ लो, करेंसी की वैल्यू का डिक्रीज होना एक्सचेंज रेट का इंक्रीज होना होता है, करेंसी की वैल्यू का डिक्रीज होना एक्सचेंज रेट का इंक्रीज होना होता है। कैसे, अगर करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, नाउ आई हैव टू पे मोर अमाउंट टू दी फॉर द अगेंस्ट ऑफ दी यूएस डॉलर, लाइक जो यूएस डॉलर में कर रहे हैं। जैसे पहले मान लो एक्सचेंज रेट क्या थी, मान लो 80 रुपी एक्सचेंज रेट थी, ठीक है, $1 के बदले में कितने पे करने पड़े, 80 रुपी। अब क्या हो गई, 90 रुपी, नाउ आई हैव टू पे मोर अमाउंट, रुपी की वैल्यू कम होगी, $1 के बदले में अब ज्यादा देने पड़ रहे हैं, इसको क्या, उससे क्या होगी, एक्सचेंज रेट क्या होगी, मेरी हाई हो गई। तो रुपये की वैल्यू डिक्रीज हुई, एक्सचेंज रेट हाई हो गई, तो फॉरेन अब क्या करेंगे, फॉरेनर्स इंडिया के अंदर अट्रैक्ट ज्यादा होंगे, रुपये उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना, $1 के बदले में ज्यादा रुपीज मिलेगी, तो फॉरेनर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। जब मेरे को लोन लेना है तो उसमें लोन लेने के बाद जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, इसलिए करेंसी को क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन किया जाता है। 1991 के टाइम पे जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये कंसेप्ट आए थे, एलपीजी पॉलिसीज आई थी, तो गवर्नमेंट ने करेंसी को क्या किया था, डीवैल्यूएट किया था, ताकि फॉरेनर ज्यादा से ज्यादा आए इंडिया के अंदर और इन्वेस्ट करे और इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ किया जाए।
ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए। और रीवैल्यूएशन इसका अपोजिट केस हो गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन और दूसरा होता है एप्रिसिएशन। ये दोनों ही डेप्रिसिएशन इक्विवेलेंट है डिवैल्यूएशन के और एप्रिसिएशन इक्विवेलेंट है किसके? रीवैल्यूएशन के। इसमें डेप्रिसिएशन भी करेंसी की वैल्यू डाउन होती है और एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है, और ऐसे ही एप्रिसिएशन में भी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है और एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है। बट ये किस वजह से? डिमांड और सप्लाई की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवेन नहीं किया। ठीक है, जब गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है तो उसको क्या बोला गया? डिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। और जब अपने आप हो रहा है, डिमांड और सप्लाई फोर्स की वजह से हो रहा है, उसको बोला गया डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। रिमेनिंग आंसर विल बी सेम। वही एक्सचेंज रेट हाई होगा, आई हैव टू पे मोर अमाउंट या लेस अमाउंट इन केस ऑफ एप्रिसिएशन। एंड नाउ